नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। संविधान की क्लास में आज राष्ट्रपति की शक्तियां हम लोग कर रहे हैं और आज की क्लास में हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। मित्रों, विधायी शक्तियों से मतलब होता है कानून की शक्ति। कानून बनाने की शक्तियों में राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उन सारी बातों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, बोर्ड पर मैंने लिखा है राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उनमें कौन कौन सी शक्तियां शामिल है। आप अपने नोट्स में जो नोट बना रहे हो ये लिख सकते हैं कि इतनी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। पहली राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं। दूसरा होता है संसद का सत्र बुलाने और संसद के सत्र का सत्रावसान करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। तीसरी है संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। संसद की संयुक्त बैठकों को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं राष्ट्रपति जब किसी बिंदु पर, जब किसी विधेयक पर बात न बन रही हो दोनों सदनों में। और सदस्य मनोनीत करने का भी अधिकार है राष्ट्रपति को, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। विधेयक पर हस्ताक्षर जब हो जाते हैं राष्ट्रपति के तभी कोई विधेयक कानून बन पाता है, ये भी राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है, विधायी शक्ति है। विधेयकों पर पूर्व अनुमति, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही पेश होते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और कुछ रिपोर्ट संसद के पटल पर रखवाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शक्तियां हैं जो विधायी शक्तियों के बारे में एक एक शक्ति को हम शीघ्रता के साथ और डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका ये तात्पर्य है कि जो संसद है, संसद के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से 3 घटक होते हैं संसद के? संसद के 3 घटक होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसका मतलब बिना राष्ट्रपति के संसद हो ही नहीं सकती। हमारे संविधान में दिया गया है कि संसद के 3 अंग होंगे जो 3 चीजों से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन 3 चीजों से मिलकर बनेगी संसद। और ये सारी चीज जो दी हुई है ये दी हुई है अनुच्छेद 79 में। ये भी आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 79 में दिया गया है कि संसद की 3 चीजों से मिलकर बनेगी। बात खत्म, इतना ही समझना है। राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। ये बात खत्म हो गई। राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने का अधिकार है, सत्र और सत्रावसान करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि संसद के जो सत्र हैं साल में कम से कम 2 होंगे और 2 सदन या संसद की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। और इन सत्रों का मतलब होता है बैठक, इनको बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। इसी में एक चीज और आती है कि जो राष्ट्रपति हैं, लोकसभा को 5 साल पूरे होने से पहले भी, 5 साल पूरे होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन इस भंग करने में प्रधानमंत्री की सलाह शामिल है। प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। संसद को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। सत्र का अवसान कर सकते हैं, इसका मतलब जो सत्र चल रहा है उसको खत्म कर सकते हैं राष्ट्रपति, और सत्र बुला सकते हैं राष्ट्रपति। ये दूसरी बात पूरी होगी राष्ट्रपति का दूसरी शक्ति। अब देखिए, संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि संसद की संयुक्त बैठकों को कब संबोधित करते हैं। 2 परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठकों को संबोधित करते हैं। बैठकों को संबोधित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। देखिए, चुनाव के बाद प्रथम बैठक, पहली बात हो गई। संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का मतलब है जब चुनाव हो जाता है, नई लोकसभा का गठन होता है, तो उसकी जो पहली बैठक होती है उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं चुनाव के बाद। दूसरी बात है वर्ष के प्रारंभ में
भी संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में। प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में प्रथम सत्र में राष्ट्रपति का ही संबोधन होता है। इसका मतलब यह है संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का राष्ट्रपति को अधिकार है। और राष्ट्रपति यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। इसमें राष्ट्रपति करते क्या है, संबोधित करने का मतलब है राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अभिभाषण का मतलब है राष्ट्रपति का भाषण होता है। और ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है ये क्लियर दिया गया है अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 87 में क्लियर दिया गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंत्रिमंडल तैयार करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद कर लेना और लिख लेना, नोट्स में लिख लेना। इसको मिटा देते हैं, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, यहाँ से आगे देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाना। कब संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं? पहली बात तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 108 में दिया गया है कि संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएंगे। संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति कब बुलाते हैं? जब कोई विधेयक पर दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में सहमति न बन रही हो, गतिरोध बना हुआ हो, तब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 में यह अधिकार दिया गया है कि वे संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएं। तो कब जब दोनों सदनों में विधेयक पर सहमति न बन रही हो, तब राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 चीजें क्लियर होती हैं। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। कब बुलाते हैं? जब कोई विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध बन रहा हो, तब राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति को सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। यहां पर देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में दी गई है राष्ट्रपति को शक्ति? अनुच्छेद 331 में दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। और ये तब किए जाते हैं जब इन सदस्यों का, एंग्लो इंडियनों का प्रतिनिधित्व कम हो। दूसरी बात है, यहाँ पर दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 80 में ये दिया गया है, अनुच्छेद 80 में दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेंगे। 12 सदस्य मनोनीत करेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान होंगे। कला का विद्वान हो सकता है और अन्य क्षेत्रों के विद्वान होंगे। राष्ट्रपति को सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। और ये सदस्य जो होंगे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र के होंगे। ये सदस्य साहित्य, कौन से क्षेत्र के होंगे? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से होंगे। ये चार क्षेत्रों के लोग होंगे जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। याद रखना है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र के 12 लोग राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अनुच्छेद 331 ये अधिकार देता है, शक्ति देता है। और अनुच्छेद 80 में ये कहा गया है कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के मनोनीत करने की शक्ति यहीं तक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों। इसी तरीके से सारे नोट्स तैयार कर लेना। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की शक्ति, राष्ट्रपति के पास जब विधेयक दोनों सदनों में पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तब कानून बनता है। इसकी वीडियो
हम अलग बना चुके हैं। वैसे इन शॉर्ट में समझा देता हूँ। विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद जब राष्ट्रपति के पास कोई दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से जब कोई विधेयक पास हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून बनता है। तो इसमें राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? विधेयक पर हस्ताक्षर करने से संबंधित है अनुच्छेद 111। देखिए अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा तो राष्ट्रपति को 3 अधिकार होंगे। 3 कदम राष्ट्रपति उठा सकते हैं। 3 कदम कौन कौन से होते हैं? पहला कदम तो होगा हस्ताक्षर कर दें। पहला तो होगा हस्ताक्षर कर दें, और यदि वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो कानून बन जाएगा। दूसरा अधिकार होगा पुनः विचार के लिए लौटा दें। पुनः विचार के लिए लौटा दें। तो जब पुनः विचार के लिए लौटा दें तो इसे वीटो शक्ति कहते हैं। इसका मतलब होता है सस्पेंसिव वीटो, इसका मतलब होता है निलंबनकारी वीटो। तो जब पुनः विचार के लिए लौटा देते हैं राष्ट्रपति, और इस केस में संसद के दोनों सदन यदि उसको साधारण बहुमत से पुनः विचार के लिए लौटा दें, यदि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1 से उस विधेयक को यदि पास कर दें और फिर राष्ट्रपति के पास भेजें, तो अब राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। याद रखना है कि वो चाहे तो इसमें कोई संशोधन करके भेजें या बिना संशोधन के भेज दें, अब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे यदि राष्ट्रपति इसको एक बार वापस लौटा देते हैं। अगला कदम राष्ट्रपति क्या उठा सकते हैं? अगला कदम अनुमति दे दें। एक होता है अनुमति न दें, तीसरा है अनुमति न दें। यदि राष्ट्रपति अनुमति न दें, तो यदि अनुमति ना दें, इसमें अनुमति ना देने में 2 कदम राष्ट्रपति उठा सकते हैं। एक तो वो उस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं। तो वहां पर एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि खत्म हो गया अब बिल। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इसका मतलब अब खत्म, नल एंड वॉइड। दूसरी इसमें हो सकते हैं, इसमें होता है कि राष्ट्रपति कोई जवाब ही न दें, ना तो हस्ताक्षर करते हैं, न वापस लौटाते हैं, न मना करते हैं। तो इस केस में राष्ट्रपति इसको कहते हैं जेबी वीटो। तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई जवाब न दे तो उसे कहते हैं जेबी वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को मना कर दें हस्ताक्षर करने से तो फिर उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, अर्थात वहां पर वो बिल खत्म हो जाता है। पुनः विचार के लिए लौटा दें, तो यदि दोनों सदन उसको पुनः विचार करने के बाद राष्ट्रपति के पास फिर भेजते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होंगे। यदि वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर ये कानून बन जाएगा। यही इसमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि 2 विधेयक ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते। कौन कौन से विधेयक हैं मैं बता देता हूँ जिन्हें राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। एक तो है धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कौन से विधेयक को। एक है संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ना तो धन विधेयक को, ना संविधान के संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है और इसका उल्लेख है 368 में। संविधान संशोधन विधेयक का ये अनुच्छेद आप नोट करते रहना। ये राष्ट्रपति की शक्ति खत्म हो गई। अगली बात करते हैं, इसे मिटा देते हैं और अगली बात करते हैं मित्रों, राष्ट्रपति विधेयकों पर पूर्व अनुमति। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किए जाते हैं। बिना अनुमति के उन्हें संसद में पेश नहीं किया जा सकता। हम बात करते हैं पहले कौन सा विधेयक। देखिए नंबर 1 कौन सा विधेयक? धन विधेयक। धन विधेयक
लोकसभा में ही पेश किया जाता है पहले, और इस पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के इसको संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात अनुच्छेद 110, दूसरी बात नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का यदि निर्माण करना हो, नाम परिवर्तन, राज्य का नाम परिवर्तन करना हो या राज्य की सीमा परिवर्तन करना हो, सीमाओं में परिवर्तन करना, नया राज्य बनाना हो, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, तो उस पर राष्ट्रपति से अनुमति पहले ही ली जाएगी। अनुच्छेद 3 है ये सारी कहानी दी है अनुच्छेद 3 में कि यदि एक नया राज्य बनाना है, यदि ना राज्य के नाम को परिवर्तित करना है, यदि सीमा में परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 में ये बात दी गई है, राष्ट्रपति के पहले हस्ताक्षर इस पर होंगे। भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ऐसा विधेयक जो संचित निधि से व्यय के विषय में हो, ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं संचित विधि से व्यय के विषय का विधेयक, संचित निधि से पैसा निकालकर खर्च करने वाला जो विधेयक है उस पर भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, संचित निधि से व्यय के विषय में अगर कोई बात है, व्यय के विषय में अनुच्छेद 117 में इस बात का उल्लेख दिया है, तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बात खत्म। चलिए नोट्स बनाते रहना, आगे करते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखिए, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, ये अनुच्छेद 123 में दी गई है। अध्यादेश, अध्यादेश करने की शक्ति अनुच्छेद 123 देता है राष्ट्रपति को। अध्यादेश एक कानून होता है, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो भी बना चुका हूँ। ये राष्ट्रपति की विवेकशील शक्ति नहीं है। कब अध्यादेश जारी किया जाता है? जब संसद के बैठकें नहीं हो पा रही हो, सत्र नहीं चल पा रहे हो तथा कानून बनाना आवश्यक हो गया हो, तो विधानमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर देते हैं। अध्यादेश एक कानून होता है, राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं और संसद द्वारा पारित कभी भी वापस ले सकते हैं। संसद द्वारा पारित जो विधेयक, जो अध्यादेश है, यदि वह जब संसद बैठना शुरू हो, राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है वह तब जारी किया जाता है जब संसद की बैठकें ना हो पा रही हैं। लेकिन कभी तो संसद की बैठकें होंगी। संसद की बैठक होने के 6 सप्ताह के अंदर संसद को उस अध्यादेश को पास करना होगा। याद रखना, 6 सप्ताह के अंदर पास करना होगा, नहीं तो वह स्वयं समाप्त हो जाएगा। एक और तरह से समाप्त हो सकता है अध्यादेश कि राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं। लेकिन अध्यादेश को यदि संसद पास कर दे और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे तो फिर वह कानून बन जाएगा। अध्यादेश की बात खत्म हो गई। मैंने इस पर अलग से एक वीडियो बना दिया है, हमारी लिस्ट में जाकर आप देख लेना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अंतिम शक्ति, कुछ रिपोर्ट ऐसी हैं जिन्हें संसद के पटल पर राष्ट्रपति ही लिखवाते हैं, मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पर, बोर्ड पर लिख देता हूँ। कुछ रिपोर्ट आती है, जैसे कौन सी रिपोर्ट? वित्त आयोग। मैं एक लिस्ट बना देता हूँ कौन कौन सी रिपोर्ट ऐसी हैं जिनको संसद के पटल पर राष्ट्रपति ही रखवाते हैं। वित्त आयोग की रिपोर्ट। दूसरी बात, वित्त आयोग की रिपोर्ट तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। भाषा आयोग की रिपोर्ट, यदि भाषा आयोग बनाया जाता है, भाषा आयोग अपनी रिपोर्ट देता है तो राष्ट्रपति ही उसको संसद के पटल पर अर्थात संसद में रखवाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग की, तो ये आप आगे अपने आप लिख लेना, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। और अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट, अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट, अनुसूचित जनजाति
आयोग की रिपोर्ट और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और चुनाव आयोग की रिपोर्ट, चुनाव आयोग की रिपोर्ट। इन सारी रिपोर्ट्स को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का सेक्शन खत्म हो गया मित्रों। मेरा बहुत बहुत अनुमान है आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह पसंद आ रही होंगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं आपको जहां समझ में ना आए इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, आप रोक के देखें, पॉज करके देखें। बहुत मेहनत के साथ बहुत अच्छा मटेरियल मैंने इसमें सेट किया है। सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न मैंने इसमें सटीकता के साथ रखे हैं, अनुच्छेदों को ध्यान में रखा है। आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं मित्रों। इसी तरीके से आप हमारा साथ देता रहिए, हम आपके साथ देता रहेंगे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, नमस्कार।